Welcome dear students to my channel Biology with Dr. Ishwarani. Today I am going to introduce chapter 1, 2, 3 and 4 from SIN textbook board book of biology. Welcome dear students. Today I am going to show you different chapters in first year biology book by SIN textbook board. इन चैप्टर्स में हम सिर्फ एक व्यू करेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर्स दिखाने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स को फ़िलहाल बुक अवेलेबल नहीं हुई है तो वो इजीली इसमें देख सकें कि आपकी जो न्यू आने वाली बुक है या न्यू जो आ चुकी है बुक, उसमें चैप्टर वाइज क्या कंटेंट्स हैं। चैप्टर 1 इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस चैप्टर का आप देखें तो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं कि in this unit you will learn about the introduction of biological molecules, then importance of water molecule, carbohydrate, lipid, proteins, जो भी आपके डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स काम करते हैं हमारी बॉडी में वो उनको प्रॉपरली डिस्कस किया गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री का भी मालूम होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसमें आपने क्या क्या डिस्कस करना है। फिर आपकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल है। डेफिनेटली अगर आपको केमिकल कंपोजिशन मालूम होगी तो आपको मालूम होगा कि इस केमिकल कंपोजिशन में बायोमॉलिक्यूल्स का क्या रोल है और हम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्यों स्टडी करते हैं। सो चैप्टर 1 में आपने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने हैं उसमें आपके पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें हैं और यहाँ उनकी एक फ़्लो चार्ट देकर उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की यूनिट्स, दैन उनकी लिंकेज किस तरह से कि उनमें कौन सी लिंकेज या कौन सा बॉन्ड, और जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, ये आपके पूरे इस फ़्लो चार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट आप आते हैं तो एक और टेबल दिया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है कि बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल में जो केमिकल कंपोजिशन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, जिसमें वाटर है, प्रोटीन, लिपिड्स है, वो किस रेशियो में दी गई है या कितनी परसेंटेज में दी गई है। देन आपके इन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कैसे होता है और सिंथेसिस कैसे होता है, यानी ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये कंडेंस किस तरह से होते हैं और हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है, कि अगर बन रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स तब उसमें क्या प्रोसेस है और अगर ब्रेक हो रहे हैं तब इनमें किस तरीके से ब्रेकेज होगी। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन को डिस्कस किया गया है। फिर आते हैं हम बात करते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस, कि आपकी जो है हर सेल में तकरीबन हर लिविंग सेल में 70 to 90% जो है वाटर मौजूद है। तो उस वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, देन उसकी नेचर क्या है और कौन सी बॉन्डिंग के साथ और कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी इसमें आप डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि आपको मालूम है कि आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये 2:1 रेशो में हर ऑर्गेनिज्म में तकरीबन मौजूद होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन IUPAC सिस्टम में किस तरीके से इनको डिस्क्राइब किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे, और प्लस में इनकी मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन जिसमें आप मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब डिस्कस करेंगे। और देन हम लास्ट में पढ़ेंगे कि आपके जो हैं पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। यहाँ देखें आप कि ये किस तरीके से राइबोज, ग्लूकोज एंड उसकी स्ट्रक्चर दी गई है। देन आप आगे देखते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और किस तरीके से ये जॉइंट होते हैं और इनकी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपरली दी गई है। फिर आपके पास लास्ट में आता है पॉलीसैकेराइड, के पॉलीसैकेराइड किस टाइप के होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं, जिसमें आपके पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलूलोज है, सेल वॉल में सेलूलोज है, और एक और मॉलिक्यूल है काइटिन, वो दिया गया है। काइटिन नया इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि काइटिन भी एक रोल प्ले करता है और उसमें डिफरेंस भी दिया गया है। देन आप देखिए इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर दी गई है, इनका लिंकेज दिया है। फिर बात करते हैं आपके प्रोटीन्स की। आपको पता है प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो किस तरीके से अमाइनो एसिड जो हैं ब्रेक होते हैं, या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये प्रॉपरली दिया गया है। और उसके बाद आपके पास यहाँ देखें ये पूरी फॉर्मेशन है, एक लीनियर चेन में किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, और देन आपकी सिग्निफिकेंस क्या है इन अमाइनो एसिड्स की।
फिर बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की कि किस तरह के हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं, और फिर उनकी स्ट्रक्चर दी गई है कि जो आपके मुख्तलिफ़ तरह के प्रोटीन्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं वो क्या क्या आपके फंक्शंस में मदद कर रहे हैं। अच्छी खासी लिस्ट है ये। दैन बात करते हैं हम लिपिड्स की, जहाँ हम बात करते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, तो लिपिड की भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है कि ऑयल्स एंड फैट्स में या साइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, और दैन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरह से बनते हैं। एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड, वो किस तरह से है और इसकी क्या स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर्ली दिया गया है, कहाँ मौजूद होता है। आपको पता है फॉस्फोलिपिड आपका मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं। फिर वैक्सीज हैं और टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स भी दिए गए हैं, स्टीरॉइड्स भी हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी है, फिर डिफरेंस भी है, कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के लिपिड्स जो हैं आपको प्रॉपर्ली पढ़ने हैं। देन आ जाता है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बहुत अच्छा इजाफा किया गया है कि आपके पास केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड कहाँ मौजूद है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया गया है, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लिंकेज क्या होती है। देन आ जाते हैं कि जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी मालूम होनी चाहिए, तो यहाँ जो वॉट्सन एंड क्रिक ने जो एक्सप्लेन की है वो प्रॉपर्ली दी गई है। और उसके बाद एक और टॉपिक जो इंक्लूड किया है वो है व्हाट इज़ जीन। जीन के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। देन राइबोन्यूक्लिक एसिड और डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं ये डिस्कस किया गया है। और ये जो है ये सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका देने का मकसद ये है कि आप इससे फेमिलराइज हो जाएं कि आपको मालूम होना चाहिए कि इनका क्या फंक्शन है। अच्छा इजाफा है। दैन बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनका फंक्शन क्या है देख सकते हैं आप कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, लिपोप्रोटीन्स क्या फंक्शन करते हैं, और ये कहाँ कहाँ आपको ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फिर हर चैप्टर के एंड में समरी दी गई है, समराइज़ करके आप इनको देख सकते हैं। चीज़ों को याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप इसकी समरी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समरी के बाद डेफिनेटली बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज दी गई है उसमें वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो कि हमें इंटरमीडिएट बोर्ड जो है हमें फॉलो करने के लिए कहता है, जिसमें फर्स्ट आपको MCQs बेस्ड हैं, इसमें आपने टिक करना है, राइट आंसर को इंसर्ट करना है। देन आपके शॉर्ट आंसर्स हैं और फिर आपके डिटेल आंसर्स हैं, ये दिए गए हैं। और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि इंक्लूड है आपके ज़ूलॉजी सिलेबस में। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 उसमें क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जिसका नाम है एंजाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम के डिफरेंट फंक्शंस और एंजाइम का एक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स और एंजाइम इनहिबिशन। देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एंजाइम की क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में देखिए तो सबसे पहले आपको यकीनन इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एंजाइम क्या होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तरह से। इस चैप्टर में आपको एंजाइम की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है कि एंजाइम्स जो हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई हुए और किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया है। दैन एंजाइम की एक्टिव साइट कौन सी होती है और किस तरह से ये सबस्ट्रेट पे असर करता है, और बात करते हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। ठीक, एंजाइम की स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास इसके स्ट्रक्चर पार्ट कौन कौन से हैं, कोएंजाइम, कोफैक्टर्स, प्रोस्टैटिक ग्रुप या एपोएंजाइम और हॉलोएंजाइम क्या काम करते हैं और किस तरह से होते हैं ये दिया गया है। फिर यहाँ पर मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एक एंजाइम जो है किस सबस्ट्रेट पर किस तरह से काम करता है वो दिया गया है। देन जो मॉडल प्रपोज किए गए हैं जो कि आपके पास है लॉक एंड की मॉडल है, और देन एक और मॉडल है जिसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल, ये किसने दिए और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है या इनसे हम एंजाइम के एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है ये हमारे पास है कि किस तरीके से वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से प्रोग्रेस करती है ये हमारे पास है। फिर जो फैक्टर्स एंजाइम्स के फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट करते हैं उनका जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है कि टेम्परेचर जो है उसमें इंक्रीज़ और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर जो है उस पर एंजाइम के फंक्शनिंग में क्या असर होता है वो दिया गया है। दैन
इफेक्ट ऑफ पीएच क्या है, एंजाइम की कंसंट्रेशन किस तरह से उस पर इफेक्ट करती है, या सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है। एंजाइम की इनहिबिशन कि किस तरह से इनहिबिट करते हैं, एंजाइम के इनहिबिटर्स की टाइप दी गई है कि कौन से कॉम्पिटिटिव कौन से नॉन कॉम्पिटिटिव हैं। और देन हमारे पास आपके जो है फीडबैक दिया गया है कि इनहिबिशन का फीडबैक किस तरह से है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस क्या हैं, इन क्लासेस में किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेटिव है, ट्रांसफरेजेस हैं, हाइड्रोलाइसिस हैं, लाइसिस और आइसोमेरेज एंजाइम कैसे काम करते हैं, या लाइगेजेस कैसे काम करते हैं। फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे सफिक्सेस दी गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि पता चले कि कौन सा एंजाइम किस पे क्या असर करता है, और इसके लिए हम क्या जो है सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटीएज है, लाइपेज है, अमाइलेज है, सेलुलेज है। तो ये स्टूडेंट्स को मालूम होना ज़रूरी है। फिर एंड में वही समराइज़ करके दिया गया है कि आपने इसकी समरी पढ़नी है कि इसमें किस तरीके से जो है आपके मॉडल्स जो दिए गए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, या इनके फैक्टर्स किस तरह से अंदाज होते हैं। ये समरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आप इसको पढ़ें और इसको थोड़ा याद करें, तो आपको पूरे चैप्टर का प्रॉपरली रिव्यू हो जाएगा। फिर अगेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में वही कि आपको इसमें पहला जो पोर्शन है वही सर्कल करना है, आपके एमसीक्यूज़ को इंसर्कल करें आप, जो करेक्ट आंसर है, अच्छी प्रैक्टिस है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स की हैं। यहाँ देखिए ये शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं कि आपने शॉर्ट इनको जो है आंसर्स में आते हैं एग्जाम में, वो आपने याद करने हैं। देन आपके पास हैं डिटेल क्वेश्चंस के, डिटेल में आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, ये भी इंक्लूड है ज़ूलॉजी के सेक्शन में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, उसको भी देखें एक नज़र, और फिर आगे हम चैप्टर तक जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये आपका बॉटनी के सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट ईयर बॉटनी में ये हमारे पास इंक्लूड है चैप्टर नंबर 3। इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं सेल बायोलॉजी में वो हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बाउंड्री, उनकी स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन करती हैं, ये है साइटोप्लाज्म और उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। सो यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस चैप्टर में हम डिटेल में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। या देखें कि डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं, जिसमें कि सेल फ्रैक्शनेशन है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेंटीमेंटेशन आप पढ़ेंगे। डिफरेंशियल स्टेनिंग किस तरह से की जाती है, माइक्रो डायसेक्शन क्या चीज़ है, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, और मुख्तलिफ तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेल्स को आप किस तरीके से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और उनके साइज़ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। सो ये सेल को फ्रैक्शनेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, होमोजेनाइजेशन करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये दिया गया है। दैन सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन यूनिट किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये डिफरेंशियल स्टेनिंग तरीका है स्टेन करने का, और ये हम क्यों करते हैं, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो डायसेक्शन एंड टिश्यू कल्चर भी यहाँ दिया गया है। टिश्यू कल्चर को मज़ीद डिटेल में इन्होंने दिखाया है कि आप टिश्यू कल्चर में किस तरीके से आप एक टिश्यूज़ को जो है वो लेबॉरेटरी में ग्रो करते हैं, और देन उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं पॉट के अंदर। फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी दी गई हैं, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर है, गैस है, और मुख्तलिफ तरह की क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं, जिसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में भी अटैम्प्ट करवाते हैं। फिर देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ देखिए उसमें क्या प्रोसीजर है, ये कंप्लीट दिया गया है। देन आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है, और उसको कैसे मेजर करते हैं, ये भी दिया गया है। माइक्रोस्कोप किस तरीके से आपकी फंक्शन करती है, उसमें आप किस तरीके से मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन को चेक करते हैं, ये दिया गया है। और उसके बाद आपके पास माइक्रोमेट्री क्या चीज़ है, आप किस तरीके से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं, और किस तरीके से उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उनके साइज़ को। ये ऑकुलर के यूज़ के लिए आपको दिया गया है कि ऑकुलर माइक्रोमीटर क्या करता है और स्टेज का माइक्रोमीटर क्या करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें आप देखेंगे, और इसमें इनके साइजेस भी किस तरह से आप मेजर करेंगे।
फिर बात करते हैं हम सेल वॉल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके मतलब मॉडल्स भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रपोज किए गए हैं, सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये सेल वॉल किस तरीके से एक बाउंड्री के तौर पे काम करती है प्लांट सेल में और उसके फंक्शन क्या हैं, ये डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे डिटेल में। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से दी गई है और इसमें किस तरीके से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं और इसका मॉडल जो कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के नाम से निकलसन एंड सिंगर ने दिया था, ये क्या करता है और इसके प्रोटीन्स जो काम कर रहे हैं जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक, ये किस तरह से काम करते हैं। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। इसमें देखिए पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और तरह के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है। फिर आते हैं हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो कि एक मेन साइटोस्केलेटन है और उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रॉपर्ली यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी स्ट्रक्चर है, इनके फंक्शंस हैं, ये डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम है, यूकैरियोट में कैसा है। फिर आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या हैं, लाइसोसोम्स किस तरह की बॉडीज़ हैं। फिर लाइसोसोम डिसऑर्डर भी दी गई हैं कि लाइसोसोम्स अगर उनमें जो है कमी जो होती है तो किस तरह की डिजीज़ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी। और फिर पेरोक्सोम हमारे पास हैं, क्या फंक्शन है इनका। देन ग्लाइकोसोम किस तरह से फंक्शन करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए होता है और ये डीएनए भी शो किया गया है यहाँ पर। और इसकी इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, एक्सटर्नल, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, और सब कुछ इसमें बहुत प्रॉपर्ली दिया गया है। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है। फिर प्लास्टिड जो कि एक मेन ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी इसमें प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है। साइटोस्केलेटन बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, माइक्रोफ्लामेट क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं और इंटरमीडिएट फ्लामेट क्या काम करते हैं। और जो आपके सीलिया एंड फ्लैजिला जो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ तरह के और जो है ऑर्गेनिजम्स में या मुख्तलिफ तरह के हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, उनमें क्या फंक्शन है और वो किस टाइप के होते हैं, ये भी दिया गया है। देन आपके पास लास्ट में है सेंट्रियोल, जो कि एक ऑर्गेनेल है एनिमल सेल का, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो किस तरह से फंक्शन करता है फंजाई में, एनिमल्स में, प्रोटोक्टिस्टा में, ये दिया गया है। और वैक्यूल जो हैं आपको मालूम है कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में है, लेकिन प्लांट सेल में जो कि लार्ज साइज़ का वैक्यूल मौजूद है वो किस तरह से काम कर रहा है। और फिर आपका एक मेन ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छी डिटेल दी गई है कि न्यूक्लियस के तमाम पार्ट्स के साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे न्यू बुक में डिस्कस की गई है वो है जनाब आपके क्रोमेटिन नेटवर्क, या जो आपका डीएनए है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो प्रॉपर्ली डिस्कस की गई हैं। और इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम है उनकी स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है। और फिर बात करते हैं हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के डिफरेंस की, ताकि मालूम हो जाए कि कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ किस सेल में मौजूद होगा और कौन सा ऑर्गेनेल किस सेल में नहीं होगा। फिर ये देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट सेल और एक यूकैरियोट सेल को डिफ्रेंशिएट करके स्ट्रक्चरली भी आपको दिखा दिया गया है। फिर जैसे कि चैप्टर हम पहले देख चुके हैं उनमें भी समरी है, यहाँ पे भी समराइज़ कर दिया है चैप्टर को। इस समरी को भी प्रॉपर्ली पढ़िएगा और कोशिश करें इसको याद हो जाए। इससे याद करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सब ऑर्गेनेल्स के छोटे छोटे से फंक्शन आपको याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में सेम पैटर्न है कि इसमें आपने जो MCQs बेस्ड हैं, फर्स्ट पोर्शन उसमें आपने MCQs की तरह से इसको कंसिडर करना है बेस्ट आंसर को। देन आपके शॉर्ट आंसर्स आ गए और फिर आपके आ गए थोड़े डिटेल आंसर्स। तो ये था चैप्टर नंबर 3 जो कि इंक्लूड है आपके बॉटनी सेक्शन में। ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि आपको बुक के कंटेंट्स पर चल जाएं। इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस भी और तमाम के तमाम इनके ऑर्गेनिल्स के। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक। ये पहले चैप्टर नंबर 11 के नाम पर था, अब इसका कंटेंट चेंज करके इसको चैप्टर नंबर 4 में इंक्लूड किया गया है।
और ये चैप्टर है आपका बॉटनी का चैप्टर। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन डिटेल में। देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक और आप क्यों इस चैप्टर को पढ़ते हैं। फिर आपके पास फोटो फास्फोराइलेशन क्या अमल है एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होती है, सबस्ट्रेट के लेवल पे क्या है फास्फोराइलेशन, देन व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, इसको प्रॉपर दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ जो आपके रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं या उनके जो है हमारे पास इनकी लिस्ट है और इनके फंक्शन। सबसे पहले आ गया रोल ऑफ लाइट के लाइट कौन सा रोल प्ले करती है। यहाँ देखें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया गया है जिसमें आपकी विजिबल लाइट दिखाई गई है और इस लाइट में आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सी लाइट या कौन सा कलर या कौन सा स्पेक्ट्रा या कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल की जाती है ये दिया गया है। देन आ जाएँ मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मुख्तलिफ तरह के जो है इनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। यहाँ देखें, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसकी स्ट्रक्चर दी गई है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की कि किस तरीके से ये आपके पास काम करता है। फिर कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के कैरोटीनॉइड्स क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं ये दिया गया है। और फिर बात करते हैं हम कि जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का, ये दिया गया है। और देन हमारे पास प्रॉपर्ली जो है इनके रिएक्शन सेंटर कहाँ पर होता है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसेस करेगा, ये क्लोरोफिल फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है और फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, ये दिया गया है। फिर आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे रिएक्टेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक मेन एलिमेंट है या मेन रोल प्ले करता है, तो उसका कि कहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वो किस तरह से फंक्शन करेगी, और साथ ही साथ वाटर क्या रोल प्ले करता है कि ये दो रिएक्टेंट कंपलसरी हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, और ये आपको किस तरीके से आप वाटर जो है ब्रेक होगा और किस तरीके से वाटर ब्रेकेज के बाद उसकी जो है रिडक्शन और जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म किए करता है प्लांट। फिर आपके पास नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन के अमल में क्या क्या जो है स्टेप्स हैं वो देखेंगे आप, और केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है या आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है ये दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में कि कहाँ से चलती है और किस तरीके से फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो आप देखेंगे। ये देखें, आप प्रॉपर्ली देखें, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जो पूरा चेन है, जो आपके मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर हैं वो किस तरीके से इसको लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि वाटर ब्रेक करेगा। देन आपके पास ATPs की फॉर्मेशन है कि किस तरह से ATPs बनते हैं और उनका क्या फंक्शन है, क्या प्रोसेस है, ये देखेंगे हम। और फिर यहाँ पे जनरलाइज व्यू है कि आपके 4 मेन इवेंट होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं जिसको हम केल्विन बेंज साइकिल कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं। इसमें किस तरीके से प्रोसेस है, कार्बोक्सिलेशन कैसे होती है, रिडक्टेशन और रिजनरेशन के अमल कैसे ही होते हैं, ये केल्विन साइकिल बनी हुई है। इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके मूव करते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज कहाँ फॉर्मेशन होती है और कहाँ यूटिलाइज होती है, ये आप केल्विन साइकिल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन किस तरह से की जाती है। इसमें आप दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे, एनारोबिक भी और एरोबिक भी। फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस प्रॉपरली डिटेल में दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आप देखेंगे इसकी कौन कौन सी फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज क्या है। देन चलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और देन आपके पास है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम ऑक्सीडेटिव पायरुवेट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी कहते हैं। इस अमल में किस तरीके से पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा और क्रेब्स साइकिल में किस तरीके से आपका एसिटाइल कोएंजाइम फंक्शन करेगा। यहाँ पे आप पायरुवेट एसिड जब ब्रेक होगा या डीकार्बोक्सिलेशन होगी और देन वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद ये पूरी क्रेब साइकिल है और बड़ी कलरफुल सी है और याद करने के लिए भी बहुत आसान है। तो ये क्रेब साइकिल किस तरह से फंक्शन करती है ये कंप्लीट पढ़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है पूरी, फिर नेक्स्ट क्या करती है और ये देखें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देने के बाद प्रॉपर्ली बता दिया है कि क्रेब साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रही है
और जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ हो रही है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास रेस्पिरेशन हो रही है प्रोटीन और फैट्स में। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हम चलेंगे फोटो रेस्पिरेशन की तरफ, यानी जब बहुत हार्श क्लाइमेट होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तब जो प्लांट है वो स्किप करते हैं और एक और प्रोसेस परफॉर्म करना शुरू करते हैं जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। वो किस तरह से होता है और कौन कौन से प्लांट और किस कंडीशन में वो ये काम करते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर C4 पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे है, C4 है, CAM प्लांट है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कौन सा फंक्शन शुरू होता है। ये देखें, ये CAM प्लांट्स आ गए हैं और यहाँ पे आपने C4 प्लांट डिस्कस कर लिए हैं। फिर लास्ट में आपके पास आ गई समरी। इस चैप्टर को भी थोड़ा प्रिसाइज कर दिया गया है। पहले इस चैप्टर में एंड में कुछ और चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब बहुत बेहतरीन तरीके से 3 प्रोसेस हैं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, ये डिस्कस किए गए हैं। फिर यहाँ पे समरी है, समरी ज़रूर मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, समरी ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में वही कि जो बेस्ट आंसर है उसको इंसर्कल कीजिए और ये आपकी रिवीजन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। देन आ जाते हैं लास्ट में शॉर्ट आंसर्स हैं और फिर वेरी शॉर्ट आंसर के बाद है डिटेल आंसर। ये 4 चैप्टर्स हैं जो आज हमने एक ओवरव्यू कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद चैप्टर्स को इसी तरीके से एक सिर्फ देखने के लिए कि बुक में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो हमने ये आपको शो कर दिया है। इनके डिटेल क्या है, इनमें क्या फंक्शंस हैं, ये भी इंशाल्लाह हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कंटिन्यू करेंगे।